नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। उसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हमने इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई हैं उनमें सबसे पहले हमने तुर्क आक्रमण पढ़े हैं, अरब आक्रमण पढ़े हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चला है। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए तो खलजी वंश हमारा हो गया है। फिर देखें तो तुगलक वंश भी हमारा हो गया है। तो आज जो नया हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैयद वंश। जो दिल्ली सल्तनत का ये जो युग चल रहा है उसका चौथा वंश रहता है और पांचवा रहता है लोधी वंश। तो यहाँ पर हम देखेंगे सैयद वंश का जो इतिहास है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सैयद वंश का संस्थापक देखें तो रहता है खिजर खां। खिजर खां इस वंश का संस्थापक रहता है। और सैयदों की बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत के लिए या हिंदुस्तान के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे हैं, ज़्यादा उपयोगी नहीं थे, क्योंकि हम देखेंगे इन्होंने न तो खिलजियों की भांति साम्राज्य विस्तार को महत्व दिया, और न ही इन्होंने तुगलक शासक हुए, जो तुगलक वंश के शासक हुए उनकी भांति कल्याणकारी कार्य किए, न ही कुछ उनके जो प्रशासनिक सुधार हैं उनको महत्व दिया गया। न ही तुगलक जो थे, तुगलकों की भांति इन्होंने न तो कोई प्रशासनिक सुधार किए और न ही कोई कल्याणकारी कार्य इसके अलावा इन्होंने किया। फिर से हम देखेंगे, इससे पहले हम देखेंगे खिलजियों के समय साम्राज्य विस्तार की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत में। और गयासुद्दीन तुगलक है, जो हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके समय भी लगभग पूरा भारत जो है, भारत का क्षेत्र जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। लेकिन फिरोज तुगलक था, इसने साम्राज्य विस्तार को इतना महत्व नहीं दिया। इसने कल्याणकारी योजनाओं से काम चलाया तथा अपने जो साम्राज्य था उसको सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसके उत्तराधिकारी इतने अयोग्य थे, दुर्बल थे। उन्होंने निरंतर जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था उसे, जो उसका संकुचन हो रहा था, छोटा हो रहा था, उसे नहीं संभाला और वह लगातार क्या हो गए? पतन की ओर अग्रसर हो गई। वही काम है जो सैयद वंश के योग्य शासक हैं उसे ही अपनाते हैं, वह भी विघटन की ओर अग्रसर रहते हैं। जो सैयद वंश है जो इन्होंने साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये भी सदैव विघटन की ओर अग्रसर रहे जब से गद्दी पर बैठी। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सैयद वंश की स्थापना है जो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। उसमें हम देखेंगे इनका जो संस्थापक रहता है सैयद वंश का खिजर खां। और इसके शासनकाल की बात करें तो यह 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन करता है या सुल्तान रहता है। कौन? खिजर खां। खिजर खां के द्वारा हम देखेंगे सुल्तान की पदवी है, जो उपाधि है वो नहीं धारण की जाती अन्य सुल्तानों की भांति। जैसे हमने पहले देखा था, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक रहता है, एक प्रकार से देखें तो सूबेदारी रहा गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी भांति इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। खिजर खां ने सुल्तान की जो उपाधि है इसे धारण नहीं किया। इसने केवल रैयत आला की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की गई इसके द्वारा? रैयत आला की उपाधि धारण की जाती है। तथा इसके द्वारा न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया गया था, इसने खुतबे में, खिजर खां की बात करें तो इसने खुतबे में
शाहरुख, जो तैमूर का वंशज था, शाहरुख के नाम का उल्लेख किया है। किसके नाम का उल्लेख किया है? शाहरुख के नाम का उल्लेख किया है। तथा तैमूर व शाहरुख का नाम यह सिक्कों पर अंकित करवाता है, सिक्कों पर अंकित करवाता है। यानी यह गजनी या मध्य एशिया में हम बात करें, अफ़गानिस्तान के एरिए में जो शासक रहता है तैमूर, समरकंद का जो शासक था तैमूर, भारत पर इससे पहले आक्रमण करता है। तुगलक वंश के समय हमने देखा था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय आक्रमण होता है। तो तब जो उस समय हम देखेंगे पंजाब, लाहौर और मुल्तान का जो क्षेत्र है वो विजित कर लेता है और खिजर खान के अधीन छोड़कर चला जाता है, इसको वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो इसी कारण वह अपने को तैमूर के अधीन मानता है और उसे वार्षिक कर भी देता है तथा अपने खुतबे में किसका नाम का उल्लेख करता है? शाहरुख के नाम का उल्लेख करता है। फिर दूसरी बात हम देखें तो अपने सिक्कों पर यह तैमूर व शाहरुख के नाम अंकित करवाता है। किस पर? जो अपने सिक्के प्रचलित करवाता है, उन सिक्कों पर भी यह अपना नाम अंकित नहीं करवाता। इसकी सैनिक व्यवस्था हम देखें तो कैसी रहेगी? जब इसने बाकी कुछ नहीं किया तो सैनिक व्यवस्था क्या करेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति द्वारा साम्राज्य विस्तार की नहीं सोची जाती तो सेना का भी कुछ नहीं करेगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं सोचेगा। इसके द्वारा जो तुगलक काल में हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक था, उसके समय जो सैनिक व्यवस्था थी उसे ही महत्व दिया जाता है। फिरोज तुगलक के समय जो सैनिक व्यवस्था थी उसे ही महत्व दिया गया। जो सैनिक पद था उसे क्या रखा गया? वंशानुगत ही रखा गया। सैनिक पदों को क्या रखा गया? वंशानुगत रखा गया। सैनिक पद थे उन्हें वंशानुगत रखा गया तथा वेतन के बदले में वजह देना स्वीकार कर लिया। वेतन के बदले में क्या दिया? वजह। उस समय वजह कहा जाता था, अगर हम देखें तो जागीर थी, जागीर को वजह कहा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सैनिक व्यवस्था में फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक व्यवस्था को महत्व दिया। खिजर खान द्वारा फिरोज शाह तुगलक की सैनिक व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। सैनिक पद को वंशानुगत रखा जाता है और वेतन के बदले जागीर इसके द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा साम्राज्य विस्तार को कोई महत्व नहीं दिया गया। नहीं इसने इतना जो सुदृढ़ीकरण है उसका इतना महत्व समझा खिजर खान के द्वारा। खिजर खान द्वारा क्या किया जाता है? यह जो दोआब का क्षेत्र है, ऐसे हम देखेंगे ये भारत है इस प्रकार से, यहाँ पर दिल्ली है और जो गंगा यमुना का क्षेत्र है दोआब का क्षेत्र था। कौन सा? दोआब का क्षेत्र रहता है। यहाँ पर क्या करता है? दिल्ली से खिजर खान इस पर आक्रमण करता है। और दोआब क्षेत्र का राजा कौन था? राम हरि सिंह। हरि सिंह है जो दोआब क्षेत्र का शासक था, दोआब क्षेत्र का शासक था। तो जब खिजर खान इस पर आक्रमण करता है हरि सिंह पर, तो हरि सिंह क्या करता है? इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी परास्त हो जाता है। और इसे क्या करता है? वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है खिजर खान को। फिर से हम देख लेंगे इसको। जो खिजर खान है, जो हमने देखा जो वंश रहेगा सैयद वंश रहेगा। सैयद वंश की स्थापना कब होती है? 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक इनका शासन रहेगा और खिजर खान इनका संस्थापक रहता है। 1414 में गद्दी पर बैठता और 1421 तक वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है, तख्त पर राज करता और इनका संस्थापक भी रहता है। और इसके द्वारा सुल्तान की जो उपाधि है उसे धारण नहीं किया जाता। इनके द्वारा क्या किया जाता है? खिजर खान के द्वारा दिल्ली का ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके कौन सी उपाधि धारण की? रैयत आला की उपाधि को धारण करता है। फिर देखें तो खुतबे में भी यह शाहरुख का नाम उल्लेख करवाता है। जो शाहरुख है तैमूर का वंशज, उसका उल्लेख यह खुतबे में करवाता है। स्वयं का नाम तो खुतबे में नाम उल्लेख करता है, न ही स्वयं के नाम के सिक्के चलाता है।
ऐसा प्रतीत होता है यह किसी के अधीन ही शासन कर रहा है, तो था भी ऐसा। इसके द्वारा तैमूर व शाहरुख के नाम से ही सिक्के अंकित करवाए जाते हैं। फिर देखें इसकी सैनिक व्यवस्था, तुगलकों की भांति देखें तो फिरोज शाह तुगलक की तरह रही। इसने सैनिक पदों को क्या कर दिया, वंशानुगत रखा, और सैनिक व्यवस्था जो थी उसको महत्व दिया, और वेतन के बदले में इसने क्या किया, जागीर देना ही उचित समझा, कोई चेंज नहीं किया। और इसके द्वारा हम देखेंगे खिजर खान के द्वारा दोआब के क्षेत्र पर आक्रमण भी किया जाता है। यहाँ का राजा था रामहरि सिंह। जिस पर अटैक करता है वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और बदले में वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। अगला शासक बनता है मुबारक शाह। कब से लेकर कब तक शासन करेगा यह, क्योंकि 1421 में मृत्यु हो चुकी है रैयत आला जो खिजर खान है उसकी, और ये 1421 में गद्दी पर बैठेगा और 1434 तक यह शासन करेगा मुबारक शाह। मुबारक शाह का नाम क्या था, मुबारक खां इसका नाम था, लेकिन शाह की उपाधि धारण की जाती है इसके द्वारा। किसकी, शाह की उपाधि धारण करता है कौन, मुबारक खां। और जब वह दिल्ली के तख्त पर बैठता है तो मुबारक शाह के नाम से विराजमान होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुबारक खान है वह दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के तख्त पर मुबारक शाह के नाम से विराजमान होता है। इसके द्वारा अपने नाम के सिक्के भी चलाए जाते हैं। क्या किया जाता है, यह अपने नाम के सिक्के भी चलाता है, और दूसरा खुतबे में भी अपना नाम है जो उसका उल्लेख करता है। अपने नाम का जो खुतबा है वह भी पढ़ाता है, खुतबे में अपने स्वयं के नाम का उल्लेख जो है कौन करता है, मुबारक शाह, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश का यह दूसरा शासक रहेगा, यह संप्रभुत्व संपन्न सुल्तान के पद में ही विश्वास करता है, न कि किसी के अधीन शासन करने में। जो स्वतंत्र रूप से सैयद वंश का दूसरा शासक है जो शासन करेगा, इससे पहले है जो शाहरुख और तैमूर के वंशजों का जो है अधीन शासन कर रहा था। फिर उसके बाद देखें तो जो मुबारक शाह है इसको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, इसकी कुछ कठिनाइयाँ भी रहती हैं। हम देखेंगे इसे 3 तरफ से संघर्ष को झेलना पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे पहले यहाँ पर देखें तो दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मालवा का क्षेत्र है, और इधर देखें तो जौनपुर है, और यहाँ देखें तो खोखर जाती है। कौन सी है, मुल्तान के क्षेत्र की तरफ खोखर जाती है। यह कौन सी रेखा है, उत्तरी और पश्चिमी सीमा है। और यहाँ पर कौन है इसका विद्रोही, जसरात। कौन है, जसरात जो है इसका विद्रोह होता है। और जौनपुर में कौन है, इब्राहिम जो है इसका इसे संघर्ष झेलना पड़ता है। फिर यहाँ देखें जो मालवा का क्षेत्र है इधर नीचे, यहाँ पर हम देखें तो हुसंग शाह कौन रहता है, हुसंग शाह यहाँ का शासक रहता है। अब ये जो हम देखेंगे तीनों शक्तियाँ हैं आसपास की, वह दिल्ली सल्तनत पर देखती हैं। एक कमज़ोर व्यक्ति का शासन है, एक कमज़ोर शासक है, सुल्तान है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगी, अपने साम्राज्य विस्तार है। मान लो ये मालवा है तो मालवा का शासक चाहेगा कि उसकी सीमा आगे बढ़े, कम से कम यहाँ तक हो, और ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा और ये भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी। जब भी हमने देखा भारत के इतिहास में प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं अब तक वर्तमान तक जो सत्ता है, जैसे ही केंद्रीय सत्ता में कोई कमज़ोर शासक आता है, राजा आता है, नेता आता है,
तो उसके जो अधीन सामंत हैं वो भी उसे सलटाने में लगे हुए थे, और जो विरोधी है, विपक्ष में है, उसको तो वैसा करना ही करना है। लेकिन ऐसा ही प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मुबारक शाह द्वारा, जो मुबारक शाह है, मुबारक शाह के द्वारा जसरात के विद्रोह का सामना किया जाता है। जसरात का विद्रोह होता है कहाँ? पश्चिम क्षेत्र में। तो जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन के क्षेत्र, आबदीन के सहयोग से या सहायता से यह जसरात को परास्त करता है, जसरात को परास्त कर देता है। कौन? मुबारक शाह। तो इसके बाद हम देखें जो इब्राहिम है, जौनपुर का शासक है इब्राहिम, इनके मध्य संघर्ष किस बात को लेकर होता है? जो बयाना और कालपी का क्षेत्र है। कौन सा? इब्राहिम व मुबारक शाह, मुबारक शाह, इन दोनों में संघर्ष होता है। किस को लेकर होता है? बयाना और कालपी का क्षेत्र है, बयाना और कालपी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को लेकर इन दोनों में क्या होता है? आपस में संघर्ष होता है, भीषण युद्ध होता है, जिसमें होता क्या है? कोई निर्णय नहीं निकलता, इस युद्ध से कोई निर्णय नहीं निकलता, युद्ध किसी निर्णय की तरफ नहीं जाता। लेकिन जो बयाना का क्षेत्र है यह किसके नियंत्रण में रहता है? दिल्ली के नियंत्रण में ही रहता है, दिल्ली नियंत्रण में ही रहता है। यहाँ पर इनके मध्य जो युद्ध होता है। फिर उसके बाद हम देखें मालवा क्षेत्र, हुसंग शाह ग्वालियर पर अटैक करता है, लेकिन जो ग्वालियर का शासक है वह किसके अधीन था? मुबारक शाह या दिल्ली सल्तनत है उसके अधीन था, और बार बार यह इस बात को लेकर के असफल प्रयास करता रहता है। फिर इसके बाद देखेंगे 1434 ईस्वी में, 1434 ईस्वी में होता क्या है? इसका एक वजीर है, वजीर किसका है? मुबारक शाह का, मुबारक शाह का, मुबारक शाह का वजीर है सरवर उल मल्क, सरवर उल मुल्क इसका वजीर है। इसका जो हस्तक्षेप है शासन में काफ़ी बढ़ चुका था, और सरवर उल मुल्क जो है मुबारक शाह का क्या कर देता है? वध कर देता है। इसी के साथ ही जो मुबारक शाह है इसकी जो जीवन लीला है समाप्त हो जाती है। फिर से हम देख लेंगे इसको। 1421 में कौन बैठता है गद्दी पर? दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठता है मुबारक खान, जो मुबारक शाह की शाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? शाह की उपाधि धारण करता है, और तख्त पर मुबारक शाह के नाम से बैठता है, तथा अपने नाम के सिक्के भी अंकित करवाता है, प्रचलित करवाता है। पहले जो शासक था उसने ऐसा नहीं किया, उसने शाहरुख के और तैमूर के नाम को ही अंकित करवाया, और न ही उसने खुतबे का उल्लेख किया। यहाँ पर यह क्या करता है? खुतबे में भी अपने नाम का उल्लेख करता है। मुबारक शाह के 3 शत्रु थे उसके समय, हम देखेंगे 3 शत्रु कौन से थे। उत्तरी पश्चिमी पर सीमा है जो यहाँ पर हम देखेंगे खोकर जाती थी, जो सदैव दिल्ली के लिए खतरा उत्पन्न करती थी। यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती रहती थी। और फिर उसके बाद देखें जो पूर्वी दिशा है, पूर्वी दिशा में है जौनपुर, ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, कि यहाँ पर मुबारक शाह या सैयद वंश का शासन है। किसका शासन है? सैयद वंश का शासन है। और इस दिशा से देखें तो खोकर हैं, जो खोकरों का सामना करना पड़ता है। नीचे से मालवा का शासक है, ठीक है। और फिर इधर से देखें तो जौनपुर का शासक है इब्राहिम। इब्राहिम जौनपुर का शासक रहता है जो इसके लिए खतरा था, और मालवा से हुसंग शाह रहता है। फिर हम देखेंगे जसरात जो है यह विद्रोह करता है कहाँ पर? मुल्तान और लाहौर का ये जो क्षेत्र है इधर पश्चिमी, यहाँ पर विद्रोह करता है। लेकिन जो मुबारक शाह है वह क्या करता है? अपने सहयोगी जैनुल आबदीन को लेकर के इस विद्रोह को विफल कर देता है, इसका दमन कर देता है। फिर उसके बाद देखें तो मुबारक शाह के लिए अगला कांटा रहता है इब्राहिम। इब्राहिम का जो दावा था बयाना और कालपी के क्षेत्र पर था। दिल्ली सल्तनत के मुबारक शाह और जौनपुर के इब्राहिम के मध्य संघर्ष जो होता है
बयाना और कालबी को लेकर होता है। इन दोनों में यहाँ पर हम देखेंगे भीषण युद्ध होता है, लेकिन यह भीषण युद्ध किसी निर्णय पर नहीं निकलता, निर्णय नहीं होता। फिर भी क्या होता है, जौनपुर का शासक है जो इब्राहिम मुँह की खाकर चला जाता है, और जो बयाना का क्षेत्र है वह दिल्ली के अधीन ही रहता है। उसके बाद देखें तो हुसंग शाह है, मालवा का क्षेत्र है। हुसंग शाह है जो ग्वालियर पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? ग्वालियर पर। जबकि ग्वालियर का जो शासक है वह पहले से ही मुबारक शाह की अधीनता को स्वीकार करता है, उसे वार्षिक कर भी देता है, लेकिन ग्वालियर का शासक हुसंग शाह बार बार इस पर आक्रमण करने के असफल प्रयास करता रहता है। इसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक शासन करता है। यह मुबारक शाह का भतीजा था, यानी भाई का पुत्र था। पीछे हमने जो पढ़ा शासक कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह का भतीजा यानी भाई का पुत्र था। इसका नाम था यह मोहम्मद शाह फरीद खान मोहम्मद के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठता है या तख्त पर विराजमान होता है। जितना बड़ा नाम है उतना इसका काम नहीं है। दिल्ली के तख्त पर बैठता है। अयोग्य, यह क्या है? अयोग्य वह विलासी सिद्ध होता है, विलासी सिद्ध होता है। जो पीछे हमने देखा मुबारक शाह का वजीर था, उस वजीर का नाम क्या था? सरवर उल मुल्क, जिसके द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है। तो शासन का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है? सरवर उल मुल्क के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। जो दिल्ली की केंद्रीय सत्ता है इसके हाथ में रहती है, लेकिन आगे चलकर भी इसका वध हो जाता है। इसका वध करता है, वध कौन करता है? कमाल उल मुल्क के द्वारा इसका वध कर दिया जाता है। फिर से प्रशासन में उसका जोर बढ़ जाता है। किसका? कमाल उल मुल्क, जो सेनापति था। क्या था? एक सेनापति था। इसके द्वारा सरवर उल मुल्क का वध कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे जो उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर तैनात अफगान और लोधी थे, इसके समय हम देखेंगे उत्तर और पश्चिम की सीमा है। यहाँ पर हम देखें ये जो भारत का क्षेत्र है, इस प्रकार से देखें, ये जो सीमा है इस पर अफगान और लोधी जो हैं इनको यहाँ पर तैनात किया था सुरक्षा के लिए। लेकिन ये क्या हो जाते हैं? महत्वाकांक्षी, अधिक महत्वाकांक्षी व शक्तिशाली हो जाते हैं, तथा दिल्ली सल्तनत पर अपने सुल्तान होने के ख्वाब पालने लगते हैं। दिल्ली के तख्त पर बैठने का जो सपना है ये भी संजोने लगते हैं। जो खतरा होता है किसके लिए? अगला जो शासक है इनका मोहम्मद शाह, जो शासन कर रहा है दिल्ली सल्तनत पर। हमने पहले भी इतिहास पढ़ा है, जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है सदैव दिल्ली के लिए खतरा उत्पन्न करता है। यहाँ के जो सुल्तान बने हैं, इस क्षेत्र में जो शासक हुए हैं वो इसी क्षेत्र से बनते हैं। जिसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है वो लड़ाई में क्या होता है? एकदम निपुण होता है, युद्ध कला में निपुण होता है, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर मंगोलों वगैरह आक्रमणकारियों से लड़ता रहता है, तुर्कों वगैरह से। तो यही कारण है। ऐसे ही अलाउद्दीन बना, और आगे हमने देखा कि जफर खान की जैसे ही युद्ध में हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जफर खान का जो सहयोग है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, क्योंकि वह शंकित हो उठा था कहीं वह दिल्ली के तख्त के लिए खतरा न पैदा कर दे। और हम देखेंगे जफर खान का इतना भय था मंगोलों में, जब उनका घोड़ा पानी नहीं पीता था तो मंगोल उसे कहते थे, क्या तूने जफर खान को देख लिया जो आज पानी का मन नहीं कर रहा तेरा? इतना जो भय था, जो आतंक था मंगोलों में, किसका था? जफर खान का। फिर हम देखेंगे जो मोहम्मद शाह है उसको भी इस बात की भनक लगती है कि अब उसका जो ज़्यादा समय तक सिक्का नहीं चलने वाला, तो मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को बुलाता है। किसको बुलाता है? बहलोल
लोधी को, जो एक सरदार है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, उसको बुलाता है तथा इसे पुत्र कहकर पुकारता है। क्या कहता है? पुत्र कहकर पुकारता है। वैसे खाने जहाँ की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? खान ए जहाँ की उपाधि भी प्रदान करता है। इसके बाद देखेंगे हम 1445 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1445 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर से देखेंगे हम मोहम्मद शाह के समय क्या होता है? जो दिल्ली की सल्तनत है, उत्तरी पश्चिमी सीमा, इस पर तैनात किए जाते हैं अफ़गान व लोधी जो सरदार हैं, वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और उसके बाद महात्मा कक्षा पालने लगते हैं और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करना चाहते हैं तथा ख्वाब देखने लगते हैं सुल्तान के तख्त के। तथा मोहम्मद शाह को पता था वह जो सत्ता में है, जो केंद्र में है, वह कमज़ोर है और बहलोल लोधी है जो उसे बुलाता है, पुत्र कहकर पुकारता है, ठीक है, और उसे खाना जहाँ की उपाधि भी धारण करता है। 1445 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर हमने यहाँ पर देखा जो इनके समय जो शासन का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरवर उल मुल्क के द्वारा, क्योंकि यह भी क्या था? एक विलासप्रिय प्राणी रहता है। और कमाल उल मुल्क के द्वारा सरवर उल मुल्क का वध कर दिया जाता है, ये यहाँ का सेनापति था। तो इसके बाद हम अगला शासक देखेंगे अलाउद्दीन आलम शाह। इसका जो शासन है वो कब से कब तक रहेगा? 1445 से लेकर के 1451 तक आगे संभालेंगे लोधी। यह भी क्या था? विलासी था, अयोग्य था। तथा इसके समय हम देखेंगे जो केंद्र में शासन का संचालन है, शासन का संचालन किसके हाथ में आ जाता है? लोधियों के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? जो लोधी शासक हैं उनके हाथ में आ जाता है। अब शासन का संचालन यहाँ से लोधी करेंगे। और अलाउद्दीन आलम शाह है जो कहाँ पर चला जाता है? बंदायूं चला जाता है, बंदायूं चला जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली से इसे न्योता भेजता है कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है इसे दिल्ली से, बंदायूं से दिल्ली आने के लिए कहता है, लेकिन यह आने से मना कर देता है। इसे पता है कि उसका असर क्या होने वाला है, मरना वहाँ पर भी है और मरना यहाँ भी है, लेकिन यह नहीं जाता। इसी के साथ ही अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह है जो इसकी मृत्यु हो जाती है 1451 ईस्वी में। तो इनका शासन क्या है? जो सैयद वंश है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब सैयदों की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से देखें, यह भारत देखा हमने, मुल्तान से शुरुआत होती है इनकी इस क्षेत्र से और दिल्ली पर यह शासन करते हैं और इसके नज़दीक ही बंदायूं में इनकी क्या है? नष्ट हो जाती हैं। मुल्तान कहाँ पर हुआ? मुल्तान में जो सैयद वंश है इसका उत्थान होता है। और पतन की बात करें तो बंदायूं का जो क्षेत्र है, बंदायूं में इस वंश का क्या होता है? पतन हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सैयद वंश है यह समाप्त होता है। तो अगला जो हमारा वंश रहेगा वो लोधी वंश रहेगा, जिसका जो संस्थापक है वो कौन रहेगा? बहलोल लोधी रहेगा। तो यहाँ पर इसको एक बार हम थोड़ा और देख लें। 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। और इसका जो शासन का संचालन है, केंद्रीय सत्ता है, वो कौन भोगता है? वो लोधियों के ही हाथ में आ जाती है। जो लोधी वंश है वही चलाते हैं और यह बंदायूं चला जाता है दिल्ली को छोड़कर। और दिल्ली पर शासन इस समय कौन संभाल रहा था? बहलोल लोधी इसे दिल्ली में बुलाता है, लेकिन यह दिल्ली न जाकर के बंदायूं में रहना सुरक्षित समझता है और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही सैयद वंश जो है इसकी समाप्ति हो जाती है। फिर हमने देखा मुल्तान से इनका उत्थान हुआ, पश्चिम से इनका उत्थान हुआ और पूर्व की तरफ आकर इनका पतन हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, जो इस मैप पर हम देखेंगे
ये जो हमें गहरा रंग नज़र आ रहा है, गहरा रंग इतना, दिल्ली सल्तनत है। यह क्या है? दिल्ली सल्तनत है। किसके अधीन था यह क्षेत्र? यह क्षेत्र था सैयद वंश के। किसके? सैयदों के। दिल्ली का जो सैयद वंश है, सैयद वंश है, उनके अधीन क्षेत्र जो है हमने देखा जो गहरे रंग में है, लाल गोलदारे में है, सैयद वंश का था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर यह जो क्षेत्र नज़र आ रहा है हमें, यहाँ से देखें हल्का जो संतरी क्षेत्र है, यह किसके अधीन रहा है? यह लोधी जो शासक थे, अगला वंश है लोधी जो वंश है, उनके अधीनस्थ जो क्षेत्र है वह इनके अधीन रहता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश। यह शासन करेगा 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, मुगलों की आने से पूर्व तक। 1451 से लेकर 1526 तक शासन करेगा। लोधी जो है यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम वंश रहता है दिल्ली सल्तनत युग का। यहाँ पर हम देखें तो जो दिल्ली सल्तनत है, क्या है? दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत पर प्रथम वंश जो था जिसने शासन किया, जो सुल्तान रहे, वो किस वंश के थे? गुलाम वंश के। गुलाम वंश के रहे। और अंतिम की बात करेंगे तो लोधी वंश रहेगा। पहला गुलाम वंश आता है, फिर कौन सा आता है? खलजी वंश आएगा। उसके बाद देखें तो कौन आएगा? तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश शासन करेगा। चौथे वंश की बात करें तो सैयद वंश, सैयद वंश शासन करेगा। और पांचवें की बात करें तो कौन सा रहेगा? लोधी, लोधी वंश यहाँ पर शासन करेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर सुल्तानों का शासन रहता है। तो पहला दिल्ली सल्तनत का जो वंश है वो रहेगा गुलाम वंश। और अंतिम की बात करें तो अंतिम था लोधी वंश, लोधी वंश। अब लोधी वंश जो है इसका संस्थापक कौन रहेगा? बहलोल लोधी। कौन रहेगा? बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो बहलोल लोधी है, इसके द्वारा सल्तनत युग में हम यहाँ पर देखेंगे जो सल्तनत का युग है, सल्तनत का युग है, इसमें पहली बार जो अफ़गान के वंश हैं, अफ़गान वंश है, उसको क्या किया? सत्ता पर या दिल्ली की सल्तनत पर कायम कर दिया। यानी कि दिल्ली की सल्तनत पर पहली बार अफ़गानों की, जो अफ़गानों का वंश है, उसकी नींव किसके द्वारा रखेगी? लोधी वंश के द्वारा ही रखी जाती है। अब लोधियों का जो हम देखेंगे अफ़गान है, अफ़गानों का महत्व कब बढ़ता है? अफ़गानों के महत्व की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में अफ़गान जो महत्व है, नासिरुद्दीन जो मोहम्मद शाह, इसके समय ने सैनिक सेवा में रखा जाता है। जो गुलाम वंश है, जब से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, लेकिन बलबन के समय इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हें क्या किया जाता है? जो उत्तर पश्चिम की सुरक्षा चौकियां हैं, वहाँ पर इन्हें तैनात किया जाता है। किन्हें? अफ़गानों को। अफ़गान जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं उत्तर पश्चिम सीमा पर। तो बहलोल लोधी की बात करें जो इस वंश का संस्थापक रहता है, सल्तनत युग में पहली बार अफ़गान वंश की सत्ता या अफ़गान वंश की नींव डालने वाला रहता है। इनके महत्व की बात करें तो अफ़गान का महत्व नासिरुद्दीन मोहम्मद से में सैनिक सेवा में आए और बलबन के समय इनका महत्व बढ़ा, और उत्तर पश्चिम की जो सुरक्षा चौकी हैं उस पर इन्हें तैनात कर दिया जाता है। फिर हम देखेंगे बहलोल लोधी
शाहुखेल शाखा से संबंध रखता है। तुर्कों की एक शाहुखेल शाखा है, जिससे मुसलमानों की एक शाहुखेल शाखा है, जिससे बहलोल लोदी अपना संबंध रखता है। तो इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे जो बहलोल लोदी है उसके वंशज है, जहाँ पूरा लोधी वंश का जो राजनीति किस प्रकार से रहती है, किन किन इक़्तेदारों के साथ उनका पाला पड़ता है, कैसे वह मुग़ल काल तक अपनी सल्तनत को लेकर जाते हैं, तो ये पढ़ने वाले हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों का आभार।